नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 मई 2011 को गुजरात के राजकोट में दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि 21वीं सदी शिक्षकों की सदी है और अगर इस देश के शिक्षकों में आत्मविश्वास पैदा हो जाए, अगर शिक्षक अपनी आंखों से सपने देखना शुरू करें, तो इस देश को महान बनाने के लिए और किसी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया के किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को अगर हम पढ़ते हैं, किसी भी देश का हो, किसी भी युग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर उसके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो बातें सदा सर्वदा उसमें पाई जाती है। हर जीवन चरित्र में यह आता है कि मेरी प्रगति में मेरी मां का बहुत बड़ा योगदान है। आमतौर पर हरेक के जीवन चरित्र में ये बात आती है। और दूसरी बात अनिवार्य रूप से आती है, मेरे जीवन में, मेरे विकास में मेरे शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान। मित्रों, हर बड़े महापुरुष के जीवन चरित्र के दो शब्द मैं समझता हूं उसको पढ़ने के बाद किसी शिक्षक के लिए कुछ कहना आवश्यक नहीं रहता। हर महापुरुष से महसूस करता है कि उसके जीवन को बनाने में जितना उसकी मां का योगदान है उतना ही उसके शिक्षक का योगदान रहा है। दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि 400 साल के इतिहास में चाणक्य एक दैदिक नाम है, एक स्वयं प्रकाशित नाम है, जिसकी तरफ नजर करें तो इतने बड़े व्यक्तित्व को, इतिहास की धरोहर पर इतना बड़ा स्थान बनाने वाले व्यक्ति को, इतिहास की पूरी करवट बदलने के सामर्थ्य रखने वाले इस व्यक्ति को जब देखते हैं तो वो बार बार कहते हैं कि मैं एक शिक्षक। चाणक्य ने अपना परिचय एक ही शब्द में दिया है, मैं एक शिक्षक। यानी समाज में इतनी बड़ी क्रांति लाने वाला, एक युग को बदलने वाला, इतिहास को नई मोड़ पर ले जाने का सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति भी इस बात का गर्व करता है कि मैं एक शिक्षक। इन दो उदाहरणों को मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो भी शिक्षक है वो उस महान विरासत का अंश है, उस महान परंपरा का हिस्सा है। कितना ही डाइवर्जन क्यों ना आया हो, कितना ही डाइल्यूजन क्यों ना आया हो, लेकिन शिक्षक के भीतर का जो डीएनए है, शिक्षक के भीतर की जो जेनेटिक सिस्टम है, उस परंपरा और विरासत का हिस्सा है। और अगर आने वाले युगों तक हम इस बात को स्मरण रखें तो मैं नहीं मानता हूं कि हमें अपने कर्तव्य परायणता के अंदर हर बार कोई नए उपदेश और प्रेरणा की आवश्यकता रहेगी। इतनी बड़ी चीजें हमारे पास उपलब्ध है। हम लोग विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। 21वीं सदी, हिंदुस्तान की सदी, ये चर्चा विश्व में हो रही है। कभी कभी हमें लगता होगा कि सामर्थ्य में हम में है या नहीं है, आशंका पैदा होती होगी, लेकिन विश्व की बहुत सी शक्तियां हैं जिनके मन में यह आशंका नहीं है। उनको भरोसा है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। दुनिया के भरोसे के कारण अलग होंगे, हमारी आशंका के कारण अलग होंगे, लेकिन अगर भारत की सांस्कृतिक धरोहर को देखें, हमारी सांस्कृतिक विरासत को देखें, हमारे सांस्कृतिक इतिहास क्रम को देखें, तो इतिहास गवाह है जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है तब तक भारत विश्व गुरु रहा है। जब जब मानव जात को ज्ञान युग का काल रहा है तब नेतृत्व हिंदुस्तान ने किया है। और लोग कहते हैं 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। अगर 21वीं सदी ज्ञान की सदी है तो ये भी निर्धारित है कि ज्ञान युग में हमेशा नेतृत्व करने वाला
हिंदुस्तान ही 21वीं सदी का नेतृत्व करेगा। और नेतृत्व इसलिए होगा कि ज्ञान की धरोहर होगी, और जहां ज्ञान की धरोहर होती है वहां ज्ञान के उपासक हो, उन्हीं का स्थान बनता है। और इसलिए अगर इन सारी चीजों को मैं देखूं तो हल्के फुल्के शब्दों में मैं कह सकता हूं 21वीं सदी शिक्षकों की सदी है, क्योंकि ज्ञान से निरंतर उनका नाता रहता है, ज्ञान उनके जीवन का हिस्सा रहता है। ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान को बांटना, यही उसके जीवन के साथ जुड़ा होता है। और इसलिए अगर शिक्षक में भरोसा हो जाए, इस देश के शिक्षक में आत्मविश्वास पैदा हो जाए, अगर शिक्षक अपनी आंखों से सपने देखना शुरू करें, तो इस देश को महान बनाने के लिए और किसी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक से कटक तक इस देश का शिक्षक समुदाय, उसके सपनों में वो दम होगा कि वो इस देश को महान बना सकता है और वो स्वयं इस देश को महान देख सकता है। इतनी बड़ी संपदा हमारे पास, वेद से विवेकानंद तक ज्ञान का अनुभव का भंडार हमारे पास था। उपनिषद से लेकर उपग्रह तक हमारी विकास यात्रा की धरोहर के हम अंश है। उस अंश मात्र के नाते इस भरोसे के लेकर के ये देश महान बनने की संपूर्ण संभावनाओं से भरा पड़ा है। 121 करोड़ नागरिकों का ये देश पूरे विश्व का नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखता है, और हर नई पीढ़ी को तैयार करने वाला शिक्षक ये सपने संजोता है, तो परिणाम भी निश्चित ला करके रहता है। इस भरोसे के साथ मैं आज आपके बीच आया हूं और अपना सर झुकाने के लिए आया हूं, शिक्षक आलम के सामने नमन करने के लिए आया। मैं जब मुख्यमंत्री बना, ये बहुत बड़ी अचानक मेरी जिंदगी की घटना थी, क्योंकि पता ही नहीं था कभी ये भी काम आ सकता है जिंदगी में, इसलिए कोई सोचा ही नहीं था क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरे मन में मुख्यमंत्री बना तो दो ही विचार आए थे, दो इच्छाएं जगी थी मेरे मन। एक इच्छा ये जगी थी कि मैं बचपन में जिन दोस्तों के बीच में बड़ा पला हूं, क्योंकि बीच में मैं 35-40 साल तक बाहर रहा, तो मन करता था कि जो मेरे बचपन के यार हैं उनको एक दिन मिलूं, सबको याद करूं, बुलाऊं, खोजूं कहां है। और अब मुख्यमंत्री बन गया हूं तो मुझे उनको याद करना चाहिए। और सब पुराने नाम याद करते करते 30-35 पुराने लंगोटिए याद आ गए। एक दिन मैंने उनको मुख्यमंत्री के निवास पर बुलाया, 2-3 घंटे शाम उनके साथ बिताई। 40 साल के बाद मिले थे, बचपन को याद किया। तो एक मन में इच्छा ये थी। दूसरी मेरे मन में इच्छा ये हुई थी कि बचपन से लेकर के अब तक मेरी विकास यात्रा में जितने जितने शिक्षकों का मुझे स्पर्श हुआ, उन सभी शिक्षकों को एक दिन बुलाऊंगा। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने, मेरे किताब का लोकार्पण था, उस समारोह में मुझे जिन जिन लोगों के पास पढ़ने का अवसर मिला, उन सभी शिक्षकों को मैंने एक मंच एकत्र किया था। जो सबसे बड़ी आयु के शिक्षक थे वो 93 ईयर ओल्ड थे, वो सब आए थे, सबने मुझे आशीर्वाद दिए थे। तो मेरे मन का ये भाव था कि यही लोग हैं जिन्होंने बचपन में, तब उन्हें तो मालूम नहीं था कि ये कहां से कहां पहुंचने जाने वाला, लेकिन उस समय मैं जैसा था वैसा था, उसको भी ढालने की उन्होंने कोशिश की। आप कल्पना करिए उस शिक्षक का मन क्या होगा जिसे पता तक नहीं है कि जिसके पीछे वो समय व्यतीत कर रहा है वो क्या है, क्यों है, क्या होने का कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो एक ईश्वर की भक्ति के रूप में हर दिन उसके पीछे अपना समय दे रहा है, पसीना बहा रहा है, ज्ञान परोस रहा है, और यही आशा के साथ परोस रहा है कि हो सकता है मेरे जीवन काल में 500 बच्चे मेरे हाथ से निकलेंगे, हो सकता है 2-4 ऐसे हो जाएं
जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। आप देखिए शिक्षक की उदारता कितनी बड़ी होती है। 200, 500, 1000 लोग उसके हाथ से निकलने वाले हैं, पता तक नहीं है इसमें से कौन कहां पहुंचने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कर्तव्य परायण होने के कारण, उस कर्म को ही धर्म मानने के कारण वो इस बात में नहीं होता है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड ये है तो ये यहां पहुंचेगा तो मैं उसको संभालू ना। उसके लिए सब समान होते हैं और हर एक के पीछे वो अपनी कोशिश करता है एकाध उभर करके जा जाए। गंगा में बहने वाला कोई तो पत्थर है जो शिवलिंग बन करके पूजनीय हो जाता है, उसी भाव से वो भी लगा रहता है, वो भी लगा रहता है। भाइयों बहनों, शिक्षा को जितना तात्विक महत्व है, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन है, उसके साथ साथ लंबे अरसे तक समाज व्यवस्थाएं तब चलती है जब विचार इंस्टीट्यूशनलाइज होते हैं। अगर विचारों को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते हैं तो व्यक्ति आते हैं, विचार उनके साथ रहते हैं, व्यक्ति चले जाते हैं, विचार भी चले जाते हैं। और इसकी आवश्यकता ये होती है कि विचारों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। और जब जब समाज जीवन में विचारों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, वो व्यवस्थाएं लंबे अरसे तक चली। दुनिया में अनेक समाज नष्ट हो गए, अनेक जाति महाजतियां इतिहास की कोख में कहीं न कहीं विलीन हो गई। हम कहते क्या कारण है कि हजारों साल के बाद भी हम अभी भी टिके हैं, तो ध्यान में आता लोग कहते हैं कि हमारी परिवार संस्था जो है, फैमिली नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, उसके बाइंडिंग उसकी इतनी बड़ी ताकत है जिसने हजारों साल से हमें सुरक्षित रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज होंगे उनको जो विचार आया होगा, उस विचार को उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया होगा और व्यवहारिक रूप में परिवार नाम की व्याख्या में उसको बांधा होगा, और जो आज भी देश और दुनिया को चलाने का एक अच्छे नमूने के रूप में हम पेश करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब तक विचार को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करते तब तक वो लंबे अरसे तक समाज की सेवा नहीं करते। वर्तमान में हम जो शासन में बैठे हुए मित्र हैं, हमें भी लगता है कि युग बदला है, शिक्षा की पद्धतियां बदली हैं, ज्ञान का दायरा बहुत बढ़ता चला जा रहा है, टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बना ली है। अगर यही माहौल है तो हमने भी मूल तत्वों को पकड़ते हुए पूरी इस व्यवस्था का कायाकल्प करने की आवश्यकता है। उसकी आत्मा को वैसे की वैसे सुरक्षित रखते हुए आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। और उसी में से कुछ विचार जो आए हैं, जिसको लेकर के आज दोनों गुजरात कुछ प्रयोग कर रहा है, राजस्थान ने कुछ उसका जिक्र किया। आज अगर हम देखें, पहले संयुक्त परिवार थे और संयुक्त परिवार अपने आप में एक यूनिवर्सिटी था। बालक दादा से एक शिक्षा लेता था, दादी से दूसरी लेता था, चाचा से एक शिक्षा मिलती थी, चाची से दूसरी मिलती थी, और बालक का अपने परिवार के माहौल में ही एक यूनिवर्सिटी के रूप में उसका लालन पालन, शिक्षा, प्रशिक्षण सब हो जाता था। कोई फॉर्मल व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती थी, हर प्रकार से वो सत्य होता चला जाता था। उसको ये भी मालूम होता था किसके साथ किस प्रकार से बात करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, सामने वाला का मूड कौन कैसा है। बच्चे को संयुक्त परिवार में पता रहता था कि दादा आज नाराज है कि खुश है, वो आंख से पता चल जाता है, इतना उसका डेवलपमेंट हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे परिवार सिकुड़ते चले गए। हालत ये आई कि पति और पत्नी है, 2 बच्चे हैं घर में, पति भी नौकरी कर रहा है, पत्नी भी नौकरी कर रहा है, बच्चे किसी के भरोसे पल रहे हैं। अगर ऐसी भी स्थिति है तो समाज की जिम्मेवारी बनती है उससे कुछ नए इंस्टीट्यूशन खड़े करने पड़ेंगे।